हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म के गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा जो शफाफ तरीके से आज़ादाना तहकीक़ात करेगा। ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कमीशन के फैसले के बाद झूठी सियासत करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया, तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, इल्जाम तराशी की जा रही है, इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया। वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है इसके असल किरदार इमरान खान साहब। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा, तमाम इंक्वायरी अवाम के सामने की जाएगी, पता चल सके मुल्क दुश्मन इमरान खान झूठी सियासत के लिए, फराग गोगी बचाओ तहरीक के लिए किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगली काबीना की मीटिंग में रखे जाएंगे। काबीना से अप्रूव होकर ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिस पर यह साजिशी टोला भी उंगली नहीं उठा सके। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी, इंक्वायरी मुकम्मल होगी। वो लोग जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाए। तहरीक इंसाफ ने बैरूनी साजिश की तहकीक़ात के लिए हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन की तश्कील मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं, फराह खान पर इल्ज़ामात क्या हैं किसी को मालूम ही नहीं। इमरान खान फराह खान के केसेस का नहीं, अपनी बेगम से उनके ताल्लुक़ का दिफा करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ओरिजिनल साइफर मौजूद है क्योंकि स्पीकर ने उनको ओरिजिनल साइफर जो है वो भेजा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि उन्होंने मेमो कमीशन में तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में बना दिया था कमीशन, आप यहाँ पे बनाएं और उसके ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और ओपन सब करें, मीडिया देख सके। मेरे ख्याल में तो उसको टीवी के ऊपर चलाएं, हमारे तो यूट्यूब चैनल बनाएं और उसके ऊपर जो है वो आप नशर करें। इसी तरह से जब ये इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फराह खान के ऊपर इल्जामात की फहरिस्त किधर है, उनके ऊपर केसेस किधर है, ताकि उसका वो जवाब दे सकें। केसेस के ऊपर भी इमरान खान उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे, इमरान खान डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इनको आप जोड़ देते हैं उनकी बेगम के साथ। और आप बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं, आप मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं बुशरा बेगम साहिबा का, जिनका ताल्लुक ही नहीं है सियासत से। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसका दिया मगर उसके पास ना तो इख्तियार था, ना उसकी कोई वक़्त थी और ना उसका कोई तजर्बा था। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि तमाम तर इख्तियार एक ख़ातून के पास था जिसका नाम फराह गोगी है, और उस ख़ातून ने इस मुल्क के रिसोर्सेज पर, इस मुल्क के वसाइल पर कब्ज़ा किया और इस सूबे की हुकूमत को इस तरह चलाया जिस तरह कोई निजी कंपनी भी नहीं चलाई जाती और निजी कंपनी को भी कोई मुनाफे में छोड़ के जाता है। मगर फराह गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर, इमरान खान साहब की नाक तले यहाँ पे कई 100 करोड़ की करप्शन की। और ये सिर्फ फराह गोगी की बात नहीं है, हमारे पास कुछ शवाहिद आना शुरू हुए हैं कि फराह गोगी ने जो भी यहाँ से माल कमाया वो इमरान खान के बेनामी के तौर पे उन्होंने ये काम किए। अब इमरान खान साहब गोगी बचाओ तहरीक पर जब निकले हैं और गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है, तो मकसद कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, मकसद कोई अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं है। मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरह फराह गोगी को 2019 में एमनेस्टी स्कीम के तहत, और ये मेरे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, 2019 में 32 करोड़ रुपए
32 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी की ब्लैक मनी को वाइट करवाया। अब पूछने वाली बात यह है कि जब आपको पता था कि ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं और आपको पता था कि इनका डायरेक्ट ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ है, तो आपने ये जानते बूझते हुए कि आपका उनके घर आना जाना है, उनका आपके घर आना जाना है और बाकायदा आपका निकाह फराह गोगी के घर में अंजाम पाया, उसकी तस्वीर पूरी कौम ने देखी कि आपके ज़ाती मरासिम फराह गोगी के साथ पहले से उस्तवार थे और आपने उनको भरपूर मौका दिया कि वो पंजाब में स्याह करें सफ़ेद करें, हर चीज़ का मालिक आपने फराह गोगी को पंजाब में बनाया। और ये जो 32 करोड़ रुपया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत वफाकी हुकूमत ने जिसकी मंजूरी दी, तो ये बताया जाए कि ये 32 करोड़ रुपया 2019 में जो आपने इनको ये सहूलत दी है, क्या ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत मुयस्सर थी? और आपने ये एनआरओ दिया, आप वजीर आजम थे, उस्मान खान बुज़दार वजीर आला थे, आपके इख्तिदार में होते हुए ये एनआरओ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का दिया गया। और टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये फराह गोगी क्यों गई? क्योंकि इस 32 करोड़ रुपया जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत इमरान खान साहब की इजाज़त से मंजूर किया गया, उसका सोर्स कोई नहीं था। यानी फराह गोगी साहिबा के पास किसी किस्म की मनी ट्रेल नहीं थी इस 32 करोड़ की, जो 2019 में इमरान खान साहब ने अपनी वफाकी हुकूमत के तहत, अपनी ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत उनको ये रियायत और सहूलत फराहम की। अब मसला ये है कि ये जो गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च पर आप निकले हैं, इसमें कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, इसमें मकामी साजिश ज़रूर है। और मकामी साजिश ये है कि एक ऐसे वज़ीर आला को बिठाया गया जिसने कहा कि हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल। वो ना कुछ देखते थे, ना कुछ बोलते थे, ना कुछ सुनते थे। और उस्मान बुज़दार का मेरिट क्या था? क्या वो तहरीक इंसाफ के कोई दरीना कारकुन थे? क्या उन्होंने माजी में सूबे के लिए ऐसी खिदमात दी थी जिनकी बिना पे उनको वजीर आला बनाया गया और उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया? ये कतन मकसद नहीं था। ये सारी साजिश इसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं कि फराह गोगी ने ये सारी साजिश बनाई कि एक ऐसे शख्स को वजीर आला लगाया जाए जिसका इख्तियार कोई ना हो, जिसके पास फहम फरासत ना हो, जिसके पास इतनी अकल ना हो कि वो इनकी सियाकारियों को, इनकी करप्शन को रोक सके। तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो 2019 में दी है, ये पहला एनआरओ है जो फराह गोगी को इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म दिया। और क्यों दिया? इसलिए कि फराह गोगी इमरान खान साहब की बेनामी है। और ये मामला इतना संगीन है कि फराह गोगी के टोटल असासे 21 करोड़ रुपए के थे जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं। और इस साल मार्च तक उनके असासों की मालियत 85 करोड़ रुपए है। कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसके तहत आप जब हुकूमत में ना हो तो आपके असासों में कमी वाक़ई हो रही हो, और जैसे ही आप हुकूमत में आए वो आपको 60 करोड़ का मुनाफा हो जाए? और ये सिर्फ वो रकम है जो 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तहत फराह गोगी के 15 अकाउंटों के अंदर आई। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, 43, जिसके तहत
ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है, कैश डिपॉजिट्स हैं। और ये कैश डिपॉजिट्स किस मद में आए? और ये जब एनआरओ दिया गया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का, तो उसके बाद खुली छूट दे दी गई कि तुम्हें मैंने 32 करोड़ का, इमरान खान साहब ने कहा होगा फराह गोगी को कि मैंने 32 करोड़ रुपया तुम्हारा ब्लैक मनी वाइट कर दिया है, तुम्हारी मर्जी का एक डमी वजीर आला पंजाब में प्लेस कर दिया है, अब तुम्हें पूरा इख्तियार है, तुम अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करो, तुम रिंग रोड की अलाइनमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक तय करो। और ये करते क्या थे? कोई भी सड़क बननी है, रिंग रोड बननी है, ये उसकी मंजूरी दिलवाने से पहले अरबों रुपए की अराजी वहां खरीदते थे। कई 100 एकड़ अराजी का रिकॉर्ड मौजूद है कि जहां पे रिंग रोड की अलाइनमेंट तय हुई, कोई बड़ी सड़क का मंसूबा मंजूर हुआ, आपने साथ ही वहां पे पहले से ही जमीन की खरीदारी शुरू कर दी, ताकि जो जमीन सस्ती खरीदी, जैसे ही सड़क का मंसूबा मंजूर होगा उसकी कीमत में कई गुना इजाफा होगा। ये करप्शन के 2-4 तरीके थे। पहली करप्शन की टैक्स एमनेस्टी के तहत, दूसरी करप्शन की पोस्टिंग ट्रांसफर करवाकर, ठेकेदारों से कमीशन लेकर, जिनको आपने अवामी मंसूबों में फेवर करके आउट ऑफ टर्न ठेके अवार्ड किए। तो ये जो 85 करोड़ रुपया है, क्या इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं था कि ये 85 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? ये 43 बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, इनका क्या मकसद है? और क्या उनको इल्म नहीं था कि कई 100 करोड़ अकाउंटों में आ रहा है कैश की शक्ल में, और वहां से कैश की शक्ल में विड्रॉ करके इस्तेमाल हो रहा है? अभी शवाहिद आ रहे हैं, हमें इस बात का यकीन है कि ये जो कैश आया और कैश निकला, ये इमरान खान साहब को गया। मैं पिछले 3.5 साल से पूछ रहा हूं कि इमरान खान साहब का कारोबार क्या है, इमरान खान साहब का जरिया आमदन क्या है। उनकी अहलिया कहती हैं कि उनके कपड़े फटे होते हैं, किचन का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह पे वो गुजारा करते हैं। तो ये इतना शहाना तर्ज जिंदगी, ये ठाट बाट, 400 कनाल का महल, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? अब समझ आई कि फराह गोगी ने जो करप्शन के यहां अंबार लगाए, जो ये 85 करोड़ रुपया कमाया सिर्फ एक ये बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, 43 बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, वो अपनी जगह पर, मगर जो अरबों रुपए की अराजी खरीदी गई और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, यानी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है कि अवामी मंसूबा यहां से गुजरेगा, उससे पहले जमीन खरीद लें। और ये देखिए हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, 50 करोड़ रुपया ये पे ऑर्डर्स के जरिए निकलवाया गया है अकाउंटों से। और ना सिर्फ ये जितने ये गौसिया बिल्डर्स का इसमें नाम है, जिनको पेमेंट की गई है 8-10 करोड़ रुपए की, तो ये क्या इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं देख रहे थे? बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है फराह गोगी से। अगर नहीं है ताल्लुक, तो इमरान खान साहब का निकाह और उनकी शादी की तकरीब फराह गोगी के घर पे क्यों मुनक्कद हुई? और इमरान खान साहब ने इतनी खुली छूट क्यों दी कि पंजाब के अंदर सरकारी ठेकों में, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में फराह गोगी ऑल इन ऑल थी। फराह गोगी ने पंजाब पे हुक्मरानी की इमरान खान साहब की वजह से। और ये सिर्फ एक बहाना था कि ये वसीम अकरम प्लस है। ये इमरान ने जानबूझकर उस्मान बुज़दार को यहां प्लेस किया। और ये देखिए कि ये जो असासों में इजाफा हुआ है, इसमें एक अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ये अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। गौसिया बिल्डर्स का अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। ये 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का जवाब फराह गोगी को देना होगा।
और ये वजह बतानी होगी कि जैसे ही इमरान खान साहब के इक़्तिदार को खतरा हुआ, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चली, जैसे ही ये खदशा पैदा हुआ कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग होना पड़ेगा, तो ये दुबई क्यों चली गई? अगर कोई खतरा नहीं था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि फराह गोगी को बाहर भगाने में इमरान खान का पूरा हाथ है। फराह गोगी को इमरान खान साहब ने खुद बाहर भिजवाया, और इसलिए भिजवाया क्योंकि फराह गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर ये सारी करप्शन की, उनकी नाक के नीचे की। और ये देखिए, ये वो सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा गया, किस मद में गया, और इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। और ये तो वो अकाउंट है जो पकड़े गए हैं, जिनकी तफसीलात हमने हासिल की हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं। दियान डेवलपर्स, अल मोइज प्रॉपर्टीज, अल बुराक हाउसिंग, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके तहत ये सारी करप्शन की गई है। और देखिए, यूएई में फ्लैट खरीदा गया, जो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं उनकी मालियत अलहदा है। तो इमरान खान साहब ने मौके को गनीमत जाना और उन्होंने देखा कि मेरा बतौर वजीर आजम इस कुर्सी पर विराजमान रहना मुमकिन नहीं है, तो फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार करवाया। हिम्मत करें, अगर इमरान खान साहब की बेनामी नहीं है और ये सारी करप्शन इमरान खान साहब की ईमा पर नहीं की गई, और ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारा पैसा, ये सारी कंपनियां, ये सारे मशकूक ट्रांजैक्शंस, ये अगर इमरान खान साहब की बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं है और असल मालिक पीछे इमरान खान और असल बेनिफिशरी इमरान खान नहीं है, तो फिर फराह गोगी को बुलाएं। उनको तो आपका कुर्ब हासिल था, उनका तो बनी गाला का रोज आना जाना था। आपकी फैमिली इकट्ठी बैठती थी, खाती पीती थी, उठती बैठती थी। तो क्या हुआ? आपने फरार कराया है। और मुझे खुशी हुई कि इमरान खान साहब फराह गोगी के दफा में खुद सामने आए। ये पहला सबूत है कि ये सब इमरान खान की ईमा पर हो रहा था और इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये बेनामी प्रॉपर्टीज ना होती तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की छूट 2019 में इमरान खान ना देते। अगर ये इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज और ये बेनामी ट्रांजैक्शंस ना होते तो इमरान खान साहब फराह गोगी को मुल्क से फरार ना करवाते। आए, आके तहकीकात का सामना करें। और ये गोगी बचाओ मार्च जिसका ऐलान किया गया है, ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। ये वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। ये वो साजिश है जिसके तहत अरबों रुपए की जमीन बनाई गई है। ये वो साजिश है जिसके तहत कई 100 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने कमाए हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। बताएं कि फिरोज वाला की जो जमीन है वो विरासती है कि नहीं है। बताएं कि वो आपने किस खातून से खरीदी थी। और ये तमाम तर शवाहिद जो हमने इकट्ठे किए हैं, इसमें हर चीज रोजे रोशन की तरह यहां है। ये 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं, जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। यानी उनके बिजनेस की तफसीलात भी अवाम के सामने मीडिया पे आके खुद बयान कर रहे हैं। ये सारे ताने बाने बनी गला से मिलते हैं। ना सिर्फ इस 85 करोड़ रुपए का हिसाब इमरान खान साहब को देना होगा, और इमरान खान साहब ने एक और बात की कि ये फराह गोगी तो कोई सरकारी ओहदे पर नहीं रही, फराह गोगी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि नहीं है। हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं।
पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं। ये सब ट्रांजैक्शंस, ये कई सौ करोड़ रुपया, ये अरबों रुपए की जमीन, ये गाड़ियां, ये महलात, ये ऐशो इशरत, ये सारा मालो दौलत ये आपका बेनामी है। ये करप्शन आपने खुद करवाई है। अगर आपने करप्शन रोकनी होती तो आप एक ईमानदार और एक कॉम्पिटेंट वजीर आला पंजाब में लगाते। और जब आपको इतला मिली थी कि फराह गोगी ने पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पैसे लेना शुरू किए हैं, अवामी मंसूबों के तहत जमीनें खरीदना शुरू की हैं, रिश्वत और कमीशन माफिया को परवान चढ़ाया है, तो आप उसका नोटिस लेते, आप वजीर आला को बदलते, आप वजीर आला को बदल के यहां पे चेक रखते। आपने ताहिर खुर्शीद को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान की नाक तले फराह गोगी ने कई 100 करोड़ की करप्शन की। इमरान खान ने गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन के हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब और हलफ बर्दारी के मुतालिक फैसलों को गैर आईनी करार दे दिया। उमर सरफराज चीमा ने जस्टिस जवादुल हसन के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त यरगमाल हुआ है एक अनोखे लाडले के हाथ। जो वारदात मरकज में हुई आज वही मेरे सूबे पंजाब में करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि अगर ये अव्वल तो ये झूठा है, ये साजिश ही नहीं है। अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया तो मैं हर चीज से बैकआउट कर जाऊंगा। दो एलामिये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दिए, उसने बताया कि यहाँ मुल्क के अंदर बैरूनी ताकतों के जरिए साजिश हुई है और साजिश बगैर मुदाखलत के कामयाबी नहीं होती। गैर आईनी जो है बंदा जो है आके गैर आईनी जो है फैसला लेके अदालत से जो है कहता है कि स्पीकर उसको आके जो है उसका हलफ ले रहा है। पाकिस्तान का बड़ा सा बड़ा वकील आके मुझे समझाए कि कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसके पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन को ऑर्डर कर सके। मतलब आपने उस स्पीकर को भी इस गंद में फंसा दिया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि सर आपका बेटा जो है आप इंटरवीन करें, इसको समझाएं, इलेक्शन लड़के आए, अगर ये जीतेगा, अगर मैं इस ऑफिस में हुआ तो मैं खुद इसका हलफ लूंगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लॉफुली इलेक्ट हो गया। जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं जिन्होंने ये इंतहाई गैर आईनी जो फैसला किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और बतौर गवर्नर पंजाब मैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने आज फिर साबिक हुकूमत के खिलाफ इल्जामात की पिटारी खोल दी। कहा कि इमरान खान मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। साबिक हुकूमत ने पावर और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ा। वजीर खजाना ने कहा इमरान खान ने सी पैक तबाह कर दिया, लॉन्ग मार्च से पहले हिसाब दें। साफ कहा कि खजाने पर दबाव के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल इजाफे का प्रोग्राम नहीं है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो मैं खान साहब से गुजारिश एक करता हूँ और उनके वज़राओं से गुजारिश करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि 1500 अरब रुपए किधर से आएंगे जो आप गैस सेक्टर में लोड शेडिंग सर्कुलर डेट छोड़ के गए। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि 2600 अरब रुपए कहाँ से आएंगे जो आप पावर सेक्टर में छोड़ के गए। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि जो 200 अरब रुपए का आपने नुकसान किया SNGPL में, वो कहाँ से आएंगे पैसे मेरे पास। मुझे इस चीज़ का जवाब दें जो 100 अरब रुपए आप नुकसान कर रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को कर्ज लेना पड़ रहा है पेट्रोल का, वो पैसे कहाँ से आएंगे जिसकी वजह से आज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। IMF से लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया कि हम एमनेस्टी नहीं देंगे। मगर एक इमरान खान ने खुद बकलम खुद फ़ोन किया मैनेजिंग डायरेक्टर को IMF की कि मेरे रियल इस्टेट के ATM से, उन्होंने ATM का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि मेरे रियल इस्टेट के दोस्त हैं, कोट अनकोट दोस्त हैं मेरे, तो मुझे रियल इस्टेट को एमनेस्टी देनी है। और अब आपने देख लिया कि कौन कौन माशाल्लाह रियल इस्टेट में पैसे कमा चुका है। CPEC के साथ जो इमरान खान ने ज़्यादती करी है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, तो उसके साथ करना पड़ता है जो इस वक्त सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका करने के लिए तैयार नहीं है, यूरोप करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जो बका है वो चाइना से सरमायाकारी लानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि CPEC को आगे बढ़ाया जाए। ऑलरेडी एहसन इकबाल जैसे जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं उनको पता है कि इंशाल्लाह CPEC को आगे बढ़ाएंगे और CPEC को ज़रूर आगे बढ़ा के देंगे। इस वक्त जो 42,000 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, डेट, जितना उन्होंने कर्ज लिया था वो 25,000 अरब का था और इमरान खान ने वो 71 साल में, और इमरान खान ने अकेला 4.25 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो इधर जितना कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इमरान खान ने अकेले लेके दे दिया। अगर एक साल छोड़ देते तो पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देते।
साबिक़ वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के पहले माह में महंगाई में 10% इजाफा हुआ। रमज़ान मुबारक में आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से गुजारा गया। ये हुकूमत का एक वोट पर खड़ी है। हमारा एक ही मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। महंगाई की शरह जो है उसमें 10% इजाफा हुआ है। याद रहे कि ये वो हुकूमत है जो महंगाई मार्च कर रही थी आज से 2 माह पहले। तो हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, क्योंकि सियासत तो आपने तबाह की है इस मुल्क की, फॉरेन पॉलिसी और खुद मुख्तारी तो आपने तबाह कर दी है इस मुल्क की, अब आप ये इस मुल्क की मईशत भी तबाह कर रहे हैं। कौम को एक मरतबा बताएं कि आपने कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। जब आप ये इब्हाम पैदा करते हैं तो डीजल की होर्डिंग शुरू हो जाती है किसान के लिए। रमजान में लोगों को एक अजियतनाक लोड शेडिंग से गुजारा, और मैं आपको दावे से कहता हूं इस तरह की लोड शेडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कभी नहीं हुई थी। अगर आप बर वक्त सिस्टम गैस को डाइवर्ट कर देते तो लोगों को रमजान में इस अजियत से ना गुजरना पड़ता। तो 1 महीने के अंदर मईशत बेहंगम हो गई, नालायकी की वजह से लोड शेडिंग आ गई, महंगाई में इजाफा और महंगे तरीन 4 LNG के सौदे जो है वो। और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान कल लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। उन्होंने हुकूमत को 2 वोटों और आधे टेलीफोन कॉल की मार करार दिया। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इदारों के साथ गलत फहमी ख़त्म होनी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन की तारीख का मसला है, लेकिन बड़ी रुकावट आसिफ अली जरदारी हैं। पूरी उम्मीद है कि कल इमरान खान फैसला कर देगा किस दिन लॉन्ग मार्च होना है और लोग काफिला चल पड़ेंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। जहां रोकेंगे वहीं वो बैठ जाएंगे और सारा मुल्क जैम हो जाएगा। इस मई की 31 तारीख तक आप इंतजार करें। मैं मुस्बत खबरें देख रहा हूं, और अगर ये लॉन्ग मार्च हो गया, इसमें कोई हादसा हो गया तो ये जाने और वो जाने। ये हुकूमत नफलों की मार है। 2 वोटें हैं जी, आधे खून की मार है। आधा खून भी ज्यादा है जी, 0.20% खून की मार है ये हुकूमत। मैं 15 तारीख को फैसलाबाद जलसे में जाके मदीना टाउन गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने रोका कि ऐसा आप ना करें। सऊदी अरब में इन्वेस्टिगेशन में मेरे भतीजे को साबित हुआ है कि वो वहाँ नहीं था। जब इनको पता लग गया 2 घंटे बाद इन्होंने उस पर पर्चा काटा है। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होनी चाहिए, ये हमारे अदारे हैं। बातचीत होनी चाहिए, इलेक्शन की तारीख निकलनी चाहिए। सिर्फ आसिफ जरदारी अब रुकावट है। अगर इमरान खान को लंबा टाइम मिल गया तो ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं जाएंगे। गलत तरीके से साम्राज्य ने जो प्लान बनाया वो उलट हो गया। इमरान खान एक लीडर निकल आया है, पहले से भी ज्यादा बड़ा। इमरान खान के साथ हूँ, चट्टान की तरह उसके साथ हूँ। मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, इस इम्तहान के वक्त में इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे ईद के हवाले से। तो ईद उल फितर का आज 3रा रोज़ है, और 3रे रोज़ क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लोगों के तो सैर सपाटे जारी हैं। कराची में खुर्शीद आलम कहाँ पर हैं वो हमें बताएंगे। हैदराबाद में भी क्या कुछ हो रहा है वहाँ से भी हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ बेग हमें ज्वाइन करेंगे। तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं शहरी यहाँ पर। फवाद क्या कहते हैं आप? खुर्शीद आलम से बात करें। खुर्शीद आलम साहब की तरफ चलते हैं। खुर्शीद आलम साहब कहाँ मौजूद हैं? ऐसा लग रहा है किसी पार्क के बाहर आप मौजूद हैं, और 3रा दिन है, आज आखिरी दिन है ईद का। कराची वाले कैसे ईद मना रहे हैं? खुर्शीद आलम साहब को गालिबन आवाज़ नहीं आ रही है। चलें हम इम्तियाज़ की तरफ चलते हैं। इम्तियाज़ अली हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद से इम्तियाज़ आलम, आप बताइएगा, अलमंजर पर आप मौजूद हैं। कल मैं भी यहाँ पर गया था, बड़ी ही शानदार जगह। जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ भाई, इस जगह को तो मैं मिस नहीं करता। कल तो बहुत रश था, आज यहाँ पर कैसा समय है? हाँ जी बिल्कुल फवाद, देखें कल तो रश जो था आज उससे ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ईद का 3रा रोज़ और हैदराबाद के शहरी जो है अपने रिश्तेदारों से मिल मिलाने के बाद, ईदी लेने के बाद जो है 3रे रोज़ पर तफरी मकामात का रुख करते हैं। बेशतर जो है वो शहरी दीगर शहरों की तरफ जाते हैं, मगर हैदराबाद में बदकिस्मती से कोई ऐसा तफरी मकाम नहीं है हैदराबाद के शहरियों के लिए, जिसके बायस हैदराबाद के शहरी जो है अलमज़र दरियाए सिंध का
किनारा है वहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद ठंडी हवाओं के लिहाज से खासा मशहूर है। और जब दरियाए सिंध पर उसके किनारे पर आते हैं तो माशाल्लाह जो इसकी ठंडी हवाएं हैं वो मज़ीद ठंडी हो जाती हैं। और हैदराबाद के शहरी यहाँ पर आके अपने फैमिलीज, दोस्तों और अहबाबों के साथ यहाँ पर आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे अकब में देख रहे हैं कि दरियाए सिंध के किनारे डाउन स्ट्रीम पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कश्तियों पर बड़ी शानदार जगह है और मैं यही कहूँगा कि जो भी हैदराबाद जाए वो अलमंजर जरूर जाए। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, ये बताइए कहाँ आप मौजूद हैं, कराची वाले कैसे ईद के तीसरे दिन एंजॉय कर रहे हैं? या बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन, छुट्टी का आखिरी रोज, सफारी पंप की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो फैमिलीज के साथ यहाँ पहुँची है, ट्रेन की सैर कर रहे हैं, सफारी एक्सप्रेस की सैर कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ खाने खाए जा रहे हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह कि इन 3 दिनों में कम से कम 60,000 से ज़्यादा अफराद यहाँ अब तक आ चुके हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह भी है कि छुट्टी में हर तरह के लोग होते हैं, लिहाजा सिक्योरिटी के लिए सिटी वार्डन भी हैं, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है। और शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात की तरह सफारी पार्क में भी आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी छुट्टी का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने के लिए शाम ढलने के बाद भी आ रही है। कुछ लोग दिन में आए हुए थे और ये तादाद रात 10 बजे तक मजीद कितनी होगी इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन सफारी पार्क इंतजामिया के मुताबिक कम से कम 70-80 हज़ार के करीब अफराद ऐसे हैं जो इन 3 दिनों में यहाँ का दौरा कर चुके होंगे। बहुत बड़ी तादाद है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे खुर्शीद आलम और हमारे साथ मौजूद थे इम्तियाज़ अली हैदराबाद से। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज इमामुल हक कहते हैं कि ईद का मजा तो घर पर ही है, टूर पर ईद का मौका आए तो शुएब मलिक दावत देते हैं। इमामुल हक ने समा के नुमाइंदे अब्दुल कादिर को इंटरव्यू में मजीद क्या कहा, सुनते हैं। मेरे साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक मौजूद हैं। इमाम, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। सबसे पहले ये बताएं, छोटी ईद की जो खुशी हैं वो कैसे मनाते हैं आप? जी, ईद मुबारक आपको भी और सबको भी। देखें, जाहिर सी बात है हम क्रिकेटर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है घर में ईद मनाना, क्योंकि बहुत मोस्टली जो है हम टूर्स पे ही होते हैं, तो बड़े अरसे बाद जो है हम ईद घर पे मना रहे हैं। तो यही होता है कि जी एक शादी वाला माहौल हो जाता है ईद में हमारे घर, तो क्योंकि खाने बहुत ज़्यादा होता है, हैपनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जो है कभी हमारे घर पे खाना, कभी किसी के घर पे खाना होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मेरे ख्याल से कज़न्स वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इन्जॉय करता है बंदा। इमाम, क्रिकेटर बनने से पहले की ईद में और अब की ईद में जो है वो क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? पहले खुशियाँ ज़्यादा थी या अब ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं? फ़र्क बहुत ज़्यादा है क्रिकेट बनने से पहले और अब फ़र्क है, लेकिन खुशियाँ दोनों में ही होती हैं। उसकी एक अलग किस्म की खुशी होती थी और इसकी एक अलग किस्म की खुशी होती है। इसमें ये होता है कि आपको एक दूसरी रिकग्नाइजेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। उस वक्त ये था कि आपको सिर्फ अपना ही ख्याल रखना था, और ये जो था कि ईदी आपको ज़्यादा मिलती थी। अब ईदी देने वाला भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है, और ये होता है कि अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करता हूँ, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की शर्ट और पाकिस्तान का टैग लगा होता है तो एक ऐसा फ़ील होता है कि जी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को मैसेज भी दें और एक हर चीज़ जो है वो एक अच्छे तरीके से करें। इमाम, अभी भी ईदी मिलती है, कितनी मिलती है ईदी, और अब देते ज़्यादा हैं कि लेते ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल से देता अब मैं ज़्यादा हूँ। मैं असल में घर का सबसे छोटा, लेकिन मुझे फिर भी ज़्यादा देता हूँ मैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और लेकिन ये है कि हाँ जी, अब्बू और भाई से बिल्कुल, और हमारे रिलेटिव्स जितने हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में और ख़ानदान में मेरा जो कज़न का नंबर है वो ठीक ठाक छोटा है, मैं काफ़ी यंग हूँ, तो अभी भी ईदी मिलती है, लेकिन फिर भी देनी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा इमाम, कौमी टीम के साथ अक्सर आप लोगों की ईद बाहर गुजरती रही है, तो कितना मिस करते थे ईद पे फैमिली को, और अब जो है वो घर पर ईद मना रहे हैं, जो कि कोई सीरीज़ नहीं है, तो सीनियर से जब बाहर अवे होते थे सीरीज़ पे, तो ईदी मिलती थी किसी सीनियर से? हमारी काफ़ी ईद बाहर हुई है और ये बड़े अरसे बाद हुई है, लेकिन ईदी से कभी सीनियर से कभी नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि शुएब भाई वगैरह जब हमारे होते थे तो हमें ज़रूर खाने पे ज़रूर लेके जाते थे रात में, तो वो ये होता था कि उनकी तरफ से यही ईदी थी कि जी आज का रात का खाना जो है हमारी तरफ से। शुएब भाई के साथ बहुत ये रहा है। इमामुल हक कहते हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद अपना नया गोल सेट करेंगे और नई परफॉर्मेंसेस के साथ आवाम को महसूस करेंगे।